Okay, so let's start. First, let me know once again, am I clearly audible to you or not? Okay. और सबको स्क्रीन शेयर की गई दिखाई दे रही है सबको? ओके, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। So this is our fifth lecture of economy, right? Previous lecture में हमने क्या देखा था? In the previous lecture, we have studied about डिजिटल पेमेंट, राइट? हम देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स, हम देख रहे थे। उसमें हमने एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है वो हमने देख लिया था, राइट? उसके बाद में हमने देखा था कि एनपीसीआई के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, राइट? उसमें हमने यूपीआई, फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, देन डीबीपीएस, दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ऐसे बहुत सारे जो एनपीसीआई के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं उनको हमने डिटेल में स्टडी किया था, राइट? और खुद एनपीसीआई क्या है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे 10 बैंकों ने मिलकर एक कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई ताकि वो कंपनी नए नए सिस्टम्स डेवलप कर सके, नए नए प्लेटफॉर्म डेवलप कर सके ट्रांजैक्शन को इजी बनाने के लिए, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एनपीसीआई ने भीम ऐप, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी का नाम का एक ऐप भी डेवलप किया, ठीक है? तो ये भीम सेम है, जैसा गूगल पे है, फोन पे है, वैसा ही भीम है, ठीक है? तो उसके बाद में हमने देखा कि रुपे कार्ड जो हमारे पेमेंट गेटवेज है, ठीक है? कौन कौन से पेमेंट गेटवेज है जो हम कार्ड यूज करते हैं? मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, राइट? तो इसको क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज पेमेंट गेटवेज, ठीक है? तो वैसे ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खुद का एक रुपे नाम का एक पेमेंट गेटवे डेवलप किया, ठीक है? इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है? तो उसके बाद में हमने क्या देखा था कि कार्ड के प्रकार कौन से हैं, राइट? व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड, ये टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, राइट? तो उसमें हमने क्या क्या देख लिया था? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, राइट? ये हमने एक टाइप लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है? तो उसके बाद में इस लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन कौन से टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है? और कार्ड को एक और वर्ड से भी एक और नाम से भी क्या जाना जाता है कि कार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी, राइट? जो हमारे कार्ड्स होते हैं जिनसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं उनको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, ठीक है? तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हाउ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स वर्क्स, राइट? एंड व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कार्ड्स, राइट? First of all, why credit card is known as credit card? Because when we transact through credit card, we actually borrow from the bank and then we pay to the merchant, right? But on the other hand, when we use debit card for the transaction, the amount directly get deducted from our account, okay? जब हम डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तब क्या होता है कि जितना भी हमारे अकाउंट में पैसा है उसी से कुछ रकम, जितनी भी हमने शॉपिंग की है उतनी कट हो जाती है, ठीक है? लेकिन क्रेडिट कार्ड से जब हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपको आपके अकाउंट में पैसे हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्रेडिट कार्ड का मतलब यही है कि आपको क्रेडिट दिया जा रहा है, आपको एक प्रकार का लोन दिया जा रहा है कि आप शॉपिंग कर लो, बाद में पैसे लौटा दो, ठीक है? तो इसी आधार पर क्रेडिट कार्ड्स वर्क करते हैं, ठीक है? तो अगर किसी कार्ड की लिमिट 50,000 है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, उसकी लिमिट 50,000 है, तो मैं 50,000 तक की शॉपिंग कर सकता हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में उतने पैसे अगर 0 रुपए भी है तो भी, ठीक है?
तो लेकिन बाद में जब मैं पे करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट के साथ बैंक को वो पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। ईएमआई वगैरह वो सुविधा भी उपलब्ध होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक थर्ड टाइप भी देखा था कार्ड का, दैट इज नोन एज हाइब्रिड कार्ड्स। ओके, हाइब्रिड कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड अलग है और डेबिट कार्ड अलग है, लेकिन हाइब्रिड कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन दोनों की सुविधाएं दी गई होती है, ठीक है। इट वर्क्स एज बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा कि हाइब्रिड कार्ड में जो हमारे सिम कार्ड के चिप्स रहते हैं, राइट, वो हमारे अभी एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड है उसमें नए तरीके से वो चिप लगाए गए हैं, ठीक है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा ठीक से अपना डेबिट कार्ड, तो आप उसमें देख सकते हैं कि चिप लगा होता है, ठीक है। तो उस जो हाइब्रिड कार्ड होता है उसके दोनों तरफ वो चिप लगा होता है, ठीक है। एक साइड से आप उसको एज ए डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो और दूसरे साइड से आप उसको एज ए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर वर्ड्स को ध्यान में लिया जाए क्रेडिट और डेबिट, तो क्रेडिट और डेबिट ये दूसरे एक अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। ओके, तो हाइब्रिड कार्ड हमने देख लिया। नाउ अब थर्ड टाइप हम देखते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक कार्ड्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक कार्ड्स क्या है? तो मैग्नेटिक कार्ड्स आर दिस इज इट इज एक्चुअली अ 60s टेक्नोलॉजी, ओके। तो यहाँ पे थर्ड जो टाइप है मैग्नेटिक कार्ड 60s के दशक की वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डेटा ऑन मैग्नेटिक स्ट्रिप, डेटा कैन बी डुप्लीकेटेड, क्लोन, स्कीम वाइल स्वीपिंग कार्ड। तो हमने आपने अगर ठीक से आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का आपको आपने अगर देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की एक वहां पे एक पट्टी होती है, ठीक है। एक ब्लैक कलर की वहां पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दिस? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स कि जो हमारा कार्ड होता है एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, उस पे एक ब्लैक कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, राइट। ओके, राइट। तो बेसिकली वो क्या है? तो वो किस लिए होती है कि जब हम स्वाइप करते हैं वो कार्ड मशीन में, ठीक है, तो वो मशीन क्या करती है, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसको रीड कर लेती है, ठीक है। और उसको रीड करने के बाद में जो हमारा अगला प्रोसेस है पेमेंट का, वो आसानी से हो जाता है। तो जो स्ट्रिप लगी होती है बेसिकली वो होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप, ठीक है। पर इसके साथ में दिक्कत क्या है कि आपका डेटा डुप्लीकेट किया जा सकता है, क्लोन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप आपने शायद सोशल मीडिया पे एक वीडियोस भी बहुत दिनों से चल रहा था कि कैसे आपके जेब में ऐसे प्रकार के कार्ड रखे हो तो वहां पे एक मशीन लगाई जाती है। जो लोग फ्रॉड वगैरह स्कैम वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, एक मशीन लगा लेते हैं। अगर आपके पास में वो कार्ड है तो ऑटोमेटिकली आपके जेब में भी वो अगर वो कार्ड है तो वो मशीन डायरेक्टली वो मैग्नेटिक जो स्ट्रिप है उसको रीड कर लेती है, ठीक है। मतलब आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर कर लेती है और उससे वो पैसे आपसे आपके अकाउंट से वो चुरा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उससे उसको क्लोन किया जा सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट से चोरी किया जा सकता है। तो ये उसकी एक डिसएडवांटेज था, तो उसको उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए ईएमवी कार्ड्स का इस्तेमाल चालू हुआ, ठीक है। दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो ईएमवी कार्ड्स क्या होते हैं? ईएमवी, ठीक है। ईएमवी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूरोपे मास्टर कार्ड प्लस वीजा, ठीक है। तो ई मतलब यूरोपे, ठीक है, एम मतलब मास्टर कार्ड एंड वी मतलब वीजा, ठीक है। तो ये क्या है? तीन यूरोपे मास्टर कार्ड और वीजा, ये तीनों क्या है? दीज आर दी पेमेंट गेटवे कंपनीज, ओके। आपको ये शब्द ध्यान में रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, पेमेंट गेटवेज, ठीक है। हमने आपने देखा होगा आपका जो कार्ड होता है या तो वो मास्टर कार्ड का होगा, ठीक है, उस पर लिखा होता है मास्टर कार्ड, राइट, या तो वो वीजा का होगा या फिर रुपए का होगा या फिर यूरोपे का होगा। दुनिया में सिर्फ 6 ही ऐसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पेमेंट गेटवेज है, ठीक है। कितने हैं दुनिया में? 6 है।
और वर्ल्ड वाइड वो यूज किए जाते हैं। मतलब ये कंपनीज है जिन्होंने ये पेमेंट गेटवेज बनाए हैं, मास्टर कार्ड, वीजा वगैरह वगैरह, ठीक है। और हमारे भीम जो हमारा एनपीसीआई का कौन सा पेमेंट गेटवे है, एनपीसीआई ने कौन सा पेमेंट गेटवे बनाया हुआ है जो मैंने आपको बताया था? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन सा पेमेंट गेटवे बनाया है सिमिलर टू मास्टर कार्ड वीजा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था? रुपे। वेरी गुड। राइट। तो रुपे, तो ये क्या है? पेमेंट गेटवे है। और जो हमारा रुपे था वो 6th पेमेंट गेटवे है, दुनिया का 6ठा पेमेंट गेटवे है वो, ठीक है। तो ये ईएमवी कार्ड क्या है और ये मैग्नेटिक कार्ड से कैसे डिफरेंट है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि चिप इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो आपने अगर देखा होगा जी, नए वाले जो एटीएम कार्ड्स है, नए वाले जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स है, उसमें आप अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें क्या आता है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं है अभी, ठीक है। उसके जगह पे एक जो हमारा सिम कार्ड रहता है, राइट, आपने सिम कार्ड देखा होगा, उसके पीछे एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप होती है, राइट। वो जो गोल्डन कलर की चिप होती है, ठीक है, स्ट्रिप नहीं, सॉरी, चिप, वो जो गोल्डन कलर की जो चिप होती है सिम कार्ड में, उस तरह की चिप जो नए वाले कार्ड आए हैं उसमें लगी होती है, और उसी को बोलते हैं ईएमवी कार्ड्स और ईएमवी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी ये तीनों कंपनीज ने मिलकर बनाई हुई है, और उसे चिप इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंक्रिप्शन की मदद से बनाई गई है, ठीक है। तो बेसिकली ईएमवी कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक कार्ड्स को अभी आ, उसके बदले आरबीआई ने क्या कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों को ये निर्देश दिया, ठीक है, कि आप ईएमवी कार्ड को इशू करना चालू कर दीजिए, मैग्नेटिक कार्ड्स को आप डिसबैंडन कर दीजिए, और कस्टमर्स को सिर्फ ईएमवी के कार्ड आप देना चालू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर सेफ है, ठीक है। ओके। तो जो ईएमवी कार्ड है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मैग्नेटिक कार्ड है उसे क्या होता था कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, जो लोग स्कैम करते हैं, चोरी करते हैं, उन्होंने क्या किया था कि एक ऐसी मशीन वो बना लेते थे कि आपने अगर आपका कार्ड बाहर भी नहीं निकाला अपने जेब से, फिर भी वो मशीन आपके कार्ड को स्कैन कर लेती है और आपके पैसे वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है चोरों के अकाउंट में, ठीक है। लेकिन जो ईएमवी कार्ड है, जो चिप बेस्ड इंक्रिप्शन कार्ड है, उनके साथ ये दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप वो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन में अपना कार्ड स्वैप नहीं करते, तब तक ट्रांजैक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इससे ये एक फायदा हो गया कि हमारा जो कार्ड है वो ज्यादा सिक्योर हो गया, ठीक है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों को निर्देश दिया कि आप ईएमवी कार्ड का इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, ठीक है। ओके। तो ये तो बात हुई कार्ड्स की, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड की बात हुई। तो अब देखते हैं कि ओके, उससे पहले आई वांट यू टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए जो लेफ्ट साइड के बॉक्स में है, ठीक है। फर्स्ट लेट मी नो, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या ठीक तरीके से? एवरीबडी कैन यू सी द स्क्रीन? ओके। और इस बार आपको आंसर देना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, वो भी माइक चालू करके, ठीक है। आर यू रेडी? आपको क्या करना है, आंसर भी देना है, गलत हो चाहे सही हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको माइक चालू करके उसका आंसर देना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि आपको क्यों लगता है कि ये सही है, ठीक है। एवरीबडी रेडी? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल? ओके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको रीड कीजिए। 2018 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
NPCI helps in promoting the financial inclusion in the country. ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? NPCI has launched RuPay, a card payment scheme. ठीक है, तो उसमें से कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? ओनली वन इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? ओनली सेकंड इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2 करेक्ट, और चौथा ऑप्शन है नाइदर 1 और 2, कोई भी करेक्ट नहीं, जो चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट कीजिए। यू हैव जस्ट 1 minute। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। National Payment Corporation of India helps in promoting the financial inclusion in the country. NPCI मदद करता है भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में, प्रमोट करने में। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है रुपे कार्ड। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ओके ओके, योर टाइम इज अप। किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया है? प्लीज लेट मी नो द आंसर, जल्दी से बताइए। सर वी हैव गिवन द आंसर। सॉरी, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। ओके ओके ओके, सॉरी। सी। ओके, ठीक है ठीक है। सो प्लीज कोई माइक चालू करके एक्सप्लेन कीजिए कि दोनों स्टेटमेंट किस तरह से, या फिर सी आंसर किस तरह से आपको सही लगता है। कौन यहाँ पे मुझे बताएगा माइक चालू करके? हु विल टेल? ओके संकल्प, यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ओनली संकल्प। NPCI has made it easier for payments in India. NPCI has also helped for transferring money from one bank to another. So that explains the first point, and the second point is already explained. Means yes, Rupee has been launched by NPCI. Okay, very good. Now you can turn off your mic. Okay, so Sankalp has given absolutely correct answer. Okay, तो पहला जो स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आप में से जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, आई होप आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन ये जो टर्म है उसका आपको मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है, जो ट्रांजैक्शन की सिस्टम है, जो बैंकों के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है, उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करना, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, एक लेट अस कंसिडर एक भिखारी है जो भीख मांगता है रोड पे। उसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं उसके पास जाऊं और मैं उससे कह दूं कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे उस पर दया आ गई और मैं चाहता हूँ कि उसे मैं पैसे ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि आप मुझे अपना फोन पे का आईडी दीजिए, मैं आपके फोन पे पर आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर दैट बेगर मनी थ्रू फोन पे और एनी अदर digital system? Is it possible? Not possible. Why? Because that beggar is not included in the, beggar is not financially included, right? मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे वो जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई भी माध्यम नहीं है। तो इसीलिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस तरह से प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे
जो प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल भीम को, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ भीम ऐप। ठीक है, तो भीम ऐप क्या है? ये एक फोन पे, गूगल पे जैसा ये एक ऐप है, उससे आप इजीली अपने फोन के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर पाते हो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खाते में। ठीक है, तो हमारे जो किसान हैं, जो हमारे आदिवासी है, वो भी फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो जाएंगे, राइट? उनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली अगर उनके पास मोबाइल फोन अवेलेबल है, उसमें डेटा नेटवर्क है, और उन्होंने फोन पे या फिर भीम ऐप को अगर उन्होंने डाउनलोड किया है, तो और उनके बैंक से उनको उस भीम ऐप को उन्होंने बैंक अकाउंट से कनेक्ट किया है, तो वो इजीली किसी को भी पैसे अपने घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको बैंक में जाने की जरूरत है क्या? नहीं। इसी प्रकार से बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई है हमारे बिल्स पे करने के लिए, हमारे रिचार्ज करने के लिए, हमारे डिश टीवी के रिचार्ज करने के लिए, और ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं एनपीसीआई ने। ठीक है, वो हमने देख लिए पिछले लेक्चर्स में। तो इसी प्रकार से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि एनपीसीआई ने ये रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, ओके। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके, यू हैव 1 मिनट, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, ज्यादा टाइम मत लगाइए। ओके, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है व्हाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 factors of authentication, भीम ऐप हैज ओनली 2 factors of authentication। तो आंसर कोड है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 and neither 1 or 2। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भीम ऐप अलाउ करता है यूजर को मनी ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट से। ठीक है, यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर आप कर सकते हैं विद यूजिंग भीम ऐप। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि वाइल चिप पिन बेस्ड डेबिट कार्ड, जो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं उसमें 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, लेकिन जो हमारा भीम ऐप है उसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ओके ओके, मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों ने आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया दिख रहा है, बाकी लोग प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। संकल्प, राहुल और अजय, सिर्फ 3 ही लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आई वॉन्ट यू एवरीबडी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। गलत भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा आखिर में। ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस आंसर। तो आंसर है 1 ओनली। ठीक है, ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे ए किसने लिखा है? अजय एंड संकल्प हैज गिवन राइट आंसर। ठीक है, तो कौन एक्सप्लेन करेगा कि आंसर किस प्रकार से आपने सही दिया है? ठीक है, अजय, संकल्प एंड भारू सिंह। ठीक है, अभी संकल्प में तो एक्सप्लेन कर ही दिया पहला, तो अजय और भारू सिंह आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा कि किस प्रकार से ए ऑप्शन इज राइट आंसर? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से माइक ऑन करके कौन आंसर देगा? आप दोनों में से कोई भी नहीं देना चाहता? ओके ओके, so let's not waste the time. Okay, I'll explain. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट।
राइट। तो जो भीम ऐप क्या अलाउ करता है आपको कि आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एनीवन विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हम भीम ऐप के माध्यम से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, ठीक है। किसी के पास अगर यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट है तो उसे हम आसानी से भीम ऐप के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट इज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। और सेकंड क्या कहता है कि चिप पिन बेस्ड डेबिट कार्ड, जो हमारे डेबिट कार्ड है जो चिप पिन, ठीक है, जो अभी हमने देखा कि पिन जो जो चिप होती है उनमें, ठीक है, जो हमारा ईएमई टाइप के कार्ड है, जो लास्ट टाइप ऑफ कार्ड हमने अभी स्टडी किया था, तो उसमें क्या होता है कि यह स्टेटमेंट यहाँ पे है कि उसमें 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, while भीम ऐप ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको अगर ये समझ में आ गया कि फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन भी किया था प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी लेयर्स, ठीक है, बेसिकली कितने सिक्योरिटी चेक्स या फिर कितने ऑथेंटिकेशन आपको देने पड़ते हैं व्हाइल ट्रांजैक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो पहले एग्जांपल लेते हैं हम अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। तो जब हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि कार्ड तो हमारा खुद का होता है, हमारे पास होता है, राइट। दैट इज फर्स्ट फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, राइट, कि हमारे खुद के पास है, कोई और उससे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता जब तक हम उसे किसी को दे दे, ठीक है। सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या है, अगर किसी को दे भी दिया तो वो ट्रांजेक्शन कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जब हम कार्ड को मशीन में डालते हैं तो हमें पिन वहां पे डालना पड़ता है, तो वो पिन सिर्फ हम खुद को मालूम होता है, जिनका जो कार्ड ओनर है उसी को सिर्फ वो पिन मालूम रहता है, ठीक है। दैट इज सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। और जब हम पिन डालते हैं तो ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्ड बेस्ड जो चिप बेस्ड जो कार्ड है उसमें सिर्फ 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। तो भीम ऐप में कितने फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, चलिए देखते हैं। तो भीम ऐप में पहले तो हमारा सेल फोन, ठीक है, जो हमारे पास ही रहता है, दैट इज अ फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या है, जब हम अपना जो ऐप है भीम वगैरह वो हम खोलते हैं तो उससे पहले क्या करना है, हमें पिन डालना पड़ता है, जो भी पैटर्न हमने सेट किया है या फिर कोई पिन हमने सेट किया है या फिर हमारा फिंगरप्रिंट जो भी आपने अपने मोबाइल में सेट किया है, आप उसको डालेंगे तभी वो ऐप ओपन होगा, ठीक है। भीम ऐप को मैंने ओपन किया, उसके बाद में मैंने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके बाद में भी एक फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या है कि मुझे यूपीआई आईडी डालना पड़ता है, ठीक है। यूपीआई आईडी डाल के ही मैं फाइनली मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो देर आर 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन इन भीम ऐप। तो द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें हम अभी आते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। किसी को अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क, डायरेक्टली आस्क, ओके। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी कोई क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करने के लिए कहूँ तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ओके। आपको गलत भी है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट एवरी वन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड एवरी वन टू गिव मी अ फीडबैक एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। मैं अगर आपको किसी को बोलता हूँ कि आपको आंसर देना है माइक ऑन करके, तो कोई भी कुछ भी फीडबैक नहीं देता है तो हमारे टाइम वेस्ट हो जाता है, जो बहुत ही मूल्यवान हमारा टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, एज क्विकली एज पॉसिबल आप फीडबैक दीजिए। और एवरीबडी, ये हमारा 2 साइड कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा कुछ, ये आपको कुछ फायदा नहीं देने वाला है, ठीक है। यू हैव टू गिव मी फीडबैक और ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको ज्यादा से ज्यादा आप ये लेक्चर से फायदा उठा सकोगे, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव फीडबैक एज क्विकली एज पॉसिबल। और सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके,
नाउ टाइप्स ऑफ एटीएम, तो हमने कार्ड्स देख लिए, टाइप्स ऑफ कार्ड्स देख लिए। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटीएम। ठीक है, तो एटीएम क्या है, एटीएम का क्या मतलब होता है, एटीएम का लॉन्ग फॉर्म किसी को मालूम है, आप में से किसी को एटीएम का लॉन्ग फॉर्म मालूम है? आप सभी एटीएम यूज करते हैं, पैसे को कैश में, एटीएम कार्ड को कैश में, एनी टाइम मनी, राइट। तो ये बहुत ही प्रचलित इसका ये लॉन्ग फॉर्म है, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एटीएम डज नॉट मीन एनी टाइम मनी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, तो ये एनी टाइम मनी जो भी लोग समझते हैं वो गलत है, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एटीएम, ठीक है। सो एटीएम की भी बहुत से टाइप्स है, ठीक है। तो एटीएम के टाइप्स कौन कौन से हैं अब हम देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज बैंक लेबल, ठीक है, आपको ये रिमेंबर करना है, ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है। तो बैंक लेबल द फर्स्ट टाइप ऑफ एटीएम इज बैंक लेबल। तो ये बैंक लेवल का जो एटीएम है, द बैंक इटसेल्फ रन्स द नेटवर्क, दैट इज नोन एज अ बैंक लेबल एटीएम, ठीक है। अगर आपने कहीं पे एटीएम देखा होगा और वो एटीएम को मैनेज अगर खुद बैंक ही कर रही है, मतलब वो बैंक के बैंक को सट के ही अगर वो एटीएम होगा, ठीक है, बैंक में ही अगर वो एटीएम होगा, तो बेसिकली वो बैंक ही उसको ऑपरेट करती है, उसको मेंटेन करती है, उस नेटवर्क को पूरी तरह से मैनेज करती है, तो उसे बोलते हैं बैंक लेवल एटीएम। मतलब अगर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम है, अगर उस एटीएम को वो बैंक ही मैनेज कर रही है, ठीक है, उसमें पैसे डालने के लिए बैंक के लोग ही आ रहे हैं, वो सारी चीजें अगर उसको मेंटेनेंस की बैंक ही कर रही है, तो उसको बोलते हैं बैंक लेवल एटीएम, ठीक है। तो सेकंड टाइप है ब्राउन लेबल। तो ब्राउन लेबल एटीएम क्या होते हैं? ब्राउन लेबल एटीएम्स आर दोज एटीएम्स व्हिच आर बैंक ओन्स बट द वर्क इज आउटसोर्स, ठीक है। तो जो बैंक ब्राउन लेबल के जो एटीएम है वो क्या होता है कि उस एटीएम को ओन कौन कर रहा है, वो बैंक ही कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चौराहे पे किसी गली में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है और उसको ओन करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उस एटीएम की मालिक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उस एटीएम को जो मेंटेनेंस है, उसका जो मैनेजमेंट है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी और को आउटसोर्स कर दिया है, किसी और कंपनी को वो मेंटेनेंस का, मैनेजमेंट का काम आउटसोर्स कर दिया है, तो उसे बोलते हैं ब्राउन लेबल, ठीक है। मेंटेनेंस का काम क्या होता है कि उसमें वो कागज डालना जिसपे हम हमारा जो स्टेटमेंट निकलता है वो कागज को रिप्लेस करना, मनी को रिप्लेस करना, ठीक है। अगर एटीएम में कुछ खराबी आ गई तो उसको मेंटेन करना, एटीएम को साफ रखना, एटीएम में जो वेरियस जो अप्लायंसेस है, जैसे एसी है, लाइट है वगैरह, उन सब का जो मैनेजमेंट है वो देखना, ठीक है। अगर वो कोई दूसरी कंपनी कर रही है तो उसे बोलते हैं ब्राउन लेबल एटीएम, ठीक है। मतलब ये आपको ये दो टाइप हो गए, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज व्हाइट लेबल, ओके, नॉन बैंक ओन्स एंड ऑपरेट, ओके। तो ये थर्ड टाइप क्या है कि उसमें बैंक ओन भी नहीं करती है और उसको ऑपरेट भी नहीं करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे अगर देखा हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का व्हाइट लेबल एटीएम कहीं पे है, तो उसका क्या मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो एटीएम है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसे ओन नहीं करती, ठीक है, और उसको मेंटेन भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं करती, कोई थर्ड पार्टी है वो ही उसको मेंटेन ऑपरेट करती है, और उसको ओन भी कोई थर्ड पार्टी ही करती है, ठीक है। उसे बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। तो ये बेसिकली तीन प्रकार के एटीएम हैं। और द लास्ट वन इज माइक्रो एटीएम। तो ये माइक्रो एटीएम का क्या फंडा है? तो बेसिकली माइक्रो एटीएम वो एटीएम्स होते हैं जिसमें बैंक मित्र मैन्युअली मेक्स एंट्रीज ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल फॉर कस्टमर। ही यूजेस हैंडहेल्ड डिवाइस फॉर यूजिंग कार्ड्स, आधार बायोमेट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो एटीएम का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति होता है, ठीक है,
उसे बैंक मित्र बोलते हैं। उसको बैंक मित्र नाम की एक पोजीशन या फिर पोस्ट दी गई होती है। उसका काम क्या होता है कि उसके पास एक छोटी सी मशीन रहती है, ठीक है। उस व्यक्ति के पास अगर आप गए तो उस मशीन में आप अपना आधार कार्ड दिखा के और आपका एटीएम कार्ड वो वहां पे उस मशीन में स्क्रैच करेगा, ठीक है, और आपको वो पैसे दे देगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बैंक मित्र। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि छोटे छोटे गांव जो रहते हैं वहां पे एटीएम लगाना या फिर एटीएम को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसीलिए बैंक मित्र नाम का एक कंसेप्ट यहाँ पे, माइक्रो एटीएम नाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, मैं आपको और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स कंसिडर एक आदिवासी इलाका है, ठीक है, और उस इलाके में सिर्फ 200-300 पॉपुलेशन है उस इलाके की, उस छोटे से गांव की, और वो जो गांव है दूर दराज से किसी जंगल में है, ठीक है। तो वहां पे लोगों को कोई भी एटीएम कार्ड नहीं है, एटीएम मशीन नहीं है वहां पे। तो अगर लोगों को एटीएम यूज करना है तो 10-20 किलोमीटर दूसरे गांव में, बड़े गांव में जाकर वहां से कैश उनको मतलब एटीएम जाकर कैश उनको लाने की ला सकते हैं वो, ठीक है। मतलब उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन इस चीज को ओवरकम करने के लिए माइक्रो एटीएम नाम का कॉन्सेप्ट दिया गया है या फिर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे माइक्रो एटीएम की मदद से कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो गांव में जो लोग रहते हैं, जैसे कोई दुकानदार है जो ग्रोसरी शॉप वाला है, ठीक है, या फिर सब्जी वाला है, ठीक है, जिसके पास कैश का आना जाना रहता है, तो उसे बैंक क्या करती है कि बैंक मित्र उसे चुनती है और उसे कहती है कि आप बैंक एज ए बैंक मित्र इस गांव में काम करो, ठीक है। तो उसे एक छोटी सी मशीन दी जाती है और उसके पास एक और मशीन दी जाती है बायोमेट्रिक्स और हमारे फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऐसी 2 मशीन उसको दी जाती है। तो गांव के लोग क्या कर सकते हैं, अभी उस बैंक मित्र के पास जाकर अपना एटीएम कार्ड उसे देकर और आधार कार्ड देकर बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से वो आपके बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट्स लेगा और आपका एटीएम वहां पे स्क्रैच कर देगा और एटीएम से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और वो आपको कैश दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बैंक मित्र काम करता है और इसे बोलते हैं माइक्रो एटीएम। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ एटीएम, ठीक है। तो पहले 3 तो क्या है, एटीएम मशीन से, राइट, वो जो हम चौराहे पे देखते हैं अलग अलग गलियों में, ठीक है, एटीएम देखते हैं। तो उसमें पहला क्या है, फिर से रिवाइज करते हैं, बैंक लेबल। उसमें बैंक खुद ही ऑन करती है और उसको ऑपरेट भी खुद ही बैंक करती है। देन सेकंड है ब्राउन लेबल। ब्राउन लेबल में क्या होता है कि बैंक उसको ओन करती है लेकिन उसको ऑपरेट कोई और करता है, कोई और कंपनी करती है, ठीक है। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं कि बैंक उसको ओन भी नहीं करती और उसको ऑपरेट भी नहीं करती, ठीक है। और फोर्थ क्या है, माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम का क्या है कि माइक्रो एटीएम मतलब उसको एक बैंक मित्र नाम का व्यक्ति रहता है, उसको बैंक ने अथॉरिटी दी होती है, उसके पास छोटी सी मशीन होती है, ठीक है। उसके पास जाकर आप, वो कोई भी ग्रोसरी शॉप वाला रहेगा या फिर कोई भी ऐसा साधारण व्यक्ति रहेगा, और उसके पास जाकर हम अपना कार्ड स्क्रैच करके उससे कैश ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एटीएम। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। व्हाट इज पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड? तो बेसिकली ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं कि एमडीआर, ठीक है। ये एटीएम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कार्ड से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसे पहले देख लेते हैं। ओके। ओके, so MDR, I hope you understand the different types of ATMs. Now MDR को हम देखते हैं, मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट, ठीक है। एमडीआर का क्या मतलब होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये क्या है,
So basically MDR is a fee that a merchant must pay to bank for every credit or debit card transaction. ठीक है, तो ये MDR क्या है, ये बेसिकली एक फी है। ठीक है, जब आप किसी, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोथ शॉप। ठीक है, आप किसी क्लोथ शॉप में गए, आपने वहां पे शॉपिंग की और वहां पे आपने क्या किया कि आपके पास कैश नहीं है, तो आप चाहते हो कि आप एटीएम से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करो। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या किया कि एक मशीन होती है, वहां पे ट्रांजैक्शन किया। ठीक है, आपने 2000 की शॉपिंग की थी, तो आपने 2000 उस मर्चेंट को पे किए वाया डेबिट कार्ड। ठीक है, आपने कार्ड से उस कस्टमर को 2000 पे किया। लेकिन एमडीआर क्या है कि एमडीआर है मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट। मतलब जब भी कोई कस्टमर कार्ड से पेमेंट करेगा उस मर्चेंट को, तो मर्चेंट को जो हमने 2000 रुपए वहां पे दिए, उस 2000 रुपए में से कुछ फी कट हो जाएगी, और वो फी कट हो जाएगी और मर्चेंट को 2000 रुपए से कम ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, और जो फी कट होती है, मान लीजिए 10-20 रुपए कट हो गए, तो वो जो फी कट होती है उसे बोलते हैं मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये एक प्रकार का बर्डन होता है मर्चेंट पे एवरी ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग थ्रू कार्ड्स। तो ये फी कट क्यों होती है, बेसिकली ये 10-20 रुपए कट करने का क्या मतलब है? तो बेसिकली ये जो कार्ड का सिस्टम है, ठीक है, ये जो आप कार्ड यूज करते हैं, मास्टर कार्ड, वीजा वगैरह, जो ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, ये क्या है, सारा डिजिटली हो जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल सिस्टम है, ये जो बैंक मैनेज करते हैं, ये डिजिटल सिस्टम, ये जो सारे जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। जाती है, वो फी जाती है बैंक को, और वो जो कार्ड पेमेंट गेटवे है उसको। अगर मैं मास्टर कार्ड से पेमेंट कर रहा हूं, तो वो मास्टर कार्ड को कुछ उसमें से पैसे जाते हैं और कुछ पैसे जाते हैं बैंक को। क्यों जाते हैं उनको पैसे? क्योंकि ये जो डिजिटल सिस्टम से मैंने पे किया है, उसके पीछे बैक एंड में वो सिस्टम मेंटेन करने के लिए भी कुछ खर्च होता है। ठीक है, उसके बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। ठीक है, उसका बड़ा बड़ा नेटवर्क होता है। तो उस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए भी कुछ पैसे खर्च होते हैं। इसीलिए जब भी हम कार्ड से पेमेंट करते हैं किसी मर्चेंट को, तो उसको एमडीआर पे करना होता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। तो उसका उसका नुकसान क्या है? इससे होता क्या है कि अगर आप किसी दुकान में जाओगे और उसे बोलोगे कि मैं कार्ड से पेमेंट करता हूँ, तो वो क्या बोलेगा कि कार्ड बंद है। ठीक है, मतलब मशीन ही बंद है, वो कुछ तो बहाना बनाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर कस्टमर ने कार्ड से पेमेंट कर दिया तो उसमें से कुछ फी कट हो जाएगी। ठीक है, मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो कस्टमर से ये आग्रह करता है कि आप कैश में ही पेमेंट करो। तो ये बेसिकली ये क्या है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। ठीक है, हम सब अभी ट्राई कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से भी ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैश से पैसा ट्रांजैक्शन कम हो और डिजिटल माध्यम से पैसे ट्रांसफर होना चालू हो जाए। लेकिन ये जो एमडीआर है, ये क्या करता है, ये दिस इज एन ऑब्स्टिकल बिटवीन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो जो डीमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाए, और ये एमडीआर की वजह से मर्चेंट्स को भी कुछ परेशानी ना हो, इसीलिए आरबीआई हैज पुट सीलिंग्स ऑन एमडीआर फीस टू इनकरेज डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो आरबीआई हैज पुट सीलिंग्स ऑन
एमडीआर फीस। तो आरबीआई ने क्या किया कि कुछ सीलिंग सेट की, मतलब एक लिमिट तय की कि अगर 2,000 रुपए से कम अगर ट्रांजैक्शन होता है, 2,000 से कम अगर मैं पे करता हूं कार्ड के द्वारा, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है, कुछ भी फी कट नहीं की जाएगी। तो ये क्यों किया? क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ये स्कीम वॉज वैलिड फॉर 2 ईयर्स। तो ये 2017-18 में, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ये स्कीम आरबीआई ने निकाली थी, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो 2,000 के नीचे के जो ट्रांजैक्शन है उस पे एमडीआर नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब एमडीआर उस पे लगेगा लेकिन वो मर्चेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली गवर्नमेंट खुद से पे करेगी, ठीक है। ओके, तो ये एक आरबीआई ने स्टेप उठाया था। और मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने started MDR subsidy on payments made via debit card and BHIM and Aadhaar enabled payment system, ठीक है, अप टू 2000। तो ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने सब्सिडी देना चालू कर दिया बेसिकली। तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने क्या किया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए 2,000 रुपए की सीलिंग लगा दी, लिमिट लगा दी कि 2,000 के नीचे के अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर कुछ भी एमडीआर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन पैसे तो लगेंगे ना, पैसे पैसे किसी ना किसी को तो पे करने पड़ेंगे, बैंक को या सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ठीक है, फ्री में तो नहीं हो जाएगा। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो पे करेगी पैसे, ठीक है। और दिस स्कीम इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। और इससे क्या हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट क्या है इससे कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट्स, ओके, एंड इकोसिस्टम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एमडीआर, ये आपको ध्यान में रखना है। डू यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस एमडीआर? इफ यू हैव यू कैन आस्क, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आए थे पिछले भी कुछ एग्जाम में, ठीक है, और मैं भी आपको आगे जाकर इस पे एक सवाल पूछने वाला हूं। नाउ स्टेप्स टेकन टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। तो ये सब हो गया, हमने देख लिया एमडीआर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद बहुत जोरों शोरों से, बहुत उसका लोगों ने, मीडिया पे भी बहुत चर्चा हुई कि अभी हमको डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए, कैश को कम से कम हमको यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैश यूज करने के अपने कुछ नुकसान हैं, राइट, और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि रतन वत्तल कमेटी। तो ये रतन वत्तल जी एक व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली रतन वत्तल एक कमेटी है, मतलब उस कमेटी के चेयरमैन रतन वत्तल थे, ठीक है, उस कमेटी को बोलते हैं रतन वत्तल कमेटी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कमेटी स्थापन की थी और उस कमेटी का काम क्या था कि गिव रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, ठीक है। तो रतन वत्तल कमेटी वाज सेट अप फॉर गिविंग रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो गवर्नमेंट ने ये कमेटी सेटअप की थी। तो ये कमिटीज का क्या फंडा है तो मैं आपको बता देता हूँ, आई होप आपको ये पहले से पता होगा कुछ लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कोई भी अगर नई चीज करनी हो या किसी भी चीज का डेटा या फिर इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, कमेटी सेटअप करती है। और कमेटी का क्या काम होता है कि उस टॉपिक को, जो उनको टॉपिक दिया गया है उसको एनालाइज करना और गवर्नमेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मांगी है वो इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करके देना, ठीक है। जैसे ये रतन वत्तल कमेटी का काम क्या था कि उनको ये काम था कि हमारे इंडिया में जो भी अभी पेमेंट सिस्टम है उसको एनालाइज करना और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है उसके लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करना। तो इसके लिए उस कमेटी में बहुत सारे एक्सपर्ट उस फील्ड के होते हैं
और वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कमिटीज अपॉइंट करती है, ठीक है। ओके, नाउ एक और कमेटी गवर्नमेंट ने वहां पे प्रस्तावित की, वो क्या है, चंद्रबाबू कमेटी, चीफ मिनिस्टर्स कमेटी टू पीएम टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, ठीक है। तो ये चंद्रबाबू कौन है, ये बेसिकली चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो सारे जो स्टेट्स के मुख्यमंत्री है, उन मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई प्राइम मिनिस्टर ने, और उनका चेयरमैन बनाया चंद्रबाबू नायडू को, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इस कमेटी का भी काम था कि स्टेट में किस प्रकार से डिजिटल पेमेंट को हम बढ़ावा दे सकते हैं, वो उस कमेटी को वो उस कमेटी का काम था, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए, तो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है, जो मंत्रालय है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, उन्होंने वित्तीय साक्षरता अभियान नाम का एक अभियान चालू किया, ठीक है, वित्तीय साक्षरता अभियान। ये वित्तीय साक्षरता अभियान क्या है कि वित्तीय साक्षरता अभियान में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, वो लोगों को जाकर गांव में वगैरह लोगों को जाकर एक्सप्लेन करते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन किस प्रकार से किए जा सकते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन से हमको क्या फायदा हो सकता है। तो इसे वित्तीय साक्षरता अभियान बोला गया। तो वित्तीय साक्षरता अभियान ये, और ये पहले दो कमिटीज मैंने आपको जो बताई, दीज आर द स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी। नाउ और क्या क्या कदम उठाए गए, एनपीसीआई, ठीक है। तो एनपीसीआई ने क्या कदम उठाए, तो एनपीसीआई ने भी क्या किया कि लकी ग्राहक, उसके बाद डिजी धन व्यापार, इस प्रकार की योजनाएं चालू की। तो ये क्या है, तो बेसिकली एनपीसीआई लॉन्च लॉटरी कैशबैक सिस्टम स्कीम्स फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाए, इसीलिए कैशबैक्स, ठीक है, जो कैशबैक्स मिलते हैं हमको, कूपन्स कार्ड वगैरह मिलते हैं ट्रांजैक्शन करने के बाद, तो ज्यादा से ज्यादा उसको लोगों को लुभाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर ये सारे कदम उठाए गए, ठीक है। उसके बाद में डिजी धन व्यापार। डिजी धन व्यापार क्या है, जैसे कस्टमर को लुभाने के लिए लकी ग्राहक नाम की एक सिस्टम चालू कर दी गई कि आप रैंडमली किसी को भी वो चुनते थे एज ए लकी ग्राहक, और उसको लॉटरी कुछ पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की लकी ग्राहक नाम की सिस्टम उन्होंने एनपीसीआई ने लॉन्च की थी। उसके बाद में डिजिधन व्यापार, मर्चेंट के लिए भी इसी प्रकार की एक सिस्टम उन्होंने चालू की थी, उससे बोलते हैं डिजिधन व्यापार, ठीक है। तो ये एनपीसीआई ने भी कुछ कदम उठाए। उसके बाद में जो हमारा बजट 2017 था, उसमें भी कुछ कदम यहाँ पे उठाने की कोशिश की गई डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए। वो क्या थे, इम्पोज सीलिंग्स द कैश ट्रांजैक्शन, provided depreciation deduction, then incentives to companies for using digital transaction, reduced the custom duties on ATM related devices। तो 2017 का जो बजट था, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो भी हमारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स है, वो इंडिया में नहीं बनती, वो इंपोर्ट की जाती है। बाद में उसी के लिए जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैक एंड में, उसके सर्वर्स वगैरह वगैरह जो भी सिस्टम लगता है ये सब मैनेज करने के लिए, वो सिस्टम इंपोर्ट जब होता है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, ठीक है, बाहर से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टैक्स को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के इक्विपमेंट्स है यूज किए जाते हैं इंडिया में, उसका उसको उस पे उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको रिड्यूस करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की, मतलब कर दिया उसको, ठीक है। क्यों कर दिया, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना है इसलिए। और कैश ट्रांजैक्शन पे सीलिंग्स लगा दी, मतलब 2017 के बजट में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप सिर्फ 2 लाख के अप टू 2 लाख आप कैश में ट्रांजैक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 लाख के आगे आपको डिजिटल पेमेंट ही करना पड़ेगा, मतलब 2 लाख के आगे के सारे ट्रांजैक्शन को इलीगल करार दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए। अगर आपने 2000 से नीचे के कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं तो आप कैश के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन आपकी रकम अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आपको नेफ्ट, आरटीजीएस, देन ये भीम ऐप,
देन अलग अलग जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम में उनका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने 2017 के बजट में अनाउंस कर दिया। ठीक है, उसके बाद में बजट 2018 में भी गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे कदम उठाए डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए। वो क्या थे? प्रॉमिस टू एक्सप्लोर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की गवर्नमेंट ने योजना की डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में 2019 में भी कुछ कदम उठाए गए, नंदन नीलेकानी पैनल। ठीक है, नंदन नीलेकानी एक जो बहुत इकोनॉमी में बहुत जो बड़े व्यक्ति है, ठीक है, इंडिया में, तो उनके अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया, डिजिटल इकोनॉमी को किस प्रकार से हम प्रमोट कर सकते हैं और डिजिटल इकोनॉमी में कौन कौन से जो ऑब्स्टेकल्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए नंदन नीलेकानी पैनल 2019 में बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नंदन नीलेकानी पैनल वाज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ कमिटी, व्हाट टाइप ऑफ व्हाट वाज द वर्क डन बाय नंदन नीलेकानी पैनल, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंदन नीलेकानी रिलेटेड है डिजिटल इकोनॉमी से। ठीक है, नंदन नीलेकानी पैनल, उस प्रकार से रतन वत्तल कमेटी, ठीक है, रतन वत्तल कमेटी के जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है इस प्रकार से कि रतन वत्तल कमेटी किस विषय से जुड़ी हुई है, तो आपको वो ऑप्शन देगी डिजिटल इकोनॉमी, लिंग्विस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, बजट वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ ऑप्शन देंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिजिटल इकोनॉमी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए ये थोड़े से नाम आपको याद रखने की जरूरत है। डिटेल में इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पे क्या स्टेप्स लिए, ये ज्यादा डिटेल में नहीं भी हमने देखा तो वो भी कुछ ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है, इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं देखते। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? ओके, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर कैशलेस इकोनॉमी, चार्म्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, ओके। और पिछला जो एक टॉपिक हमारा रह गया था, व्हाट इज पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, वो भी एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को फायदेमंद या फिर आसान बनाने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी को आसान बनाने के लिए ये एक डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया था। वो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड क्या है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि कैशलेस इकोनॉमी, चार्म्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी के चार्म्स मतलब उसके एडवांटेजेस क्या है, उससे फायदा क्या हो सकता है, और चैलेंजेस क्या है, कैशलेस इकोनॉमी इंडिया को बनाने के लिए चैलेंजेस क्या है। तो आई वांट यू टू रीड ऑन दिस टॉपिक बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मैं आपको ये अनुरोध करता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आएंगे तो कैशलेस इकोनॉमी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इस टॉपिक पे आप थोड़ा सा रिसर्च करके आइए। ठीक है, गूगल पे थोड़ा सा पढ़ के आइए, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, so do you have any doubt? If you have any doubt, please let me know in chat box, otherwise you can leave the lecture. Everybody please leave the lecture. If you have any doubt you can ask, otherwise you can leave the lecture.